नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाम। कल हम सभी ने प्राकृत की वर्णमाला पढ़ी थी। उस वर्णमाला में जो जो संयुक्त अक्षर नहीं थे उनका भी प्रयोग देखा कि उनके स्थान पर क्या प्रयोग किया था। तो छा का प्रयोग अपन ने देख लिया था। इसके बाद संयुक्त व्यंजन दूसरा होता है त्रा और एक होता है ज्ञान। तो ये जो संयुक्त व्यंजन है त्रा, ये त और र, ये दो व्यंजनों से मिलकर के बना होता है, यानी इनका संयुक्त त्रा, यानी त और र। इसमें आधा ता है, र पूरा है, तब वो त्रा बना है। तो ये तो क्या संस्कृत का ही नियम है, संस्कृत में ऐसा बनता है। लेकिन प्राकृत में इसके स्थान पर, त्रा के स्थान पर अधिकतम जगह आधा ता और था हो जाता है, या दो ता भी हो सकते हैं। क्योंकि हमने संयुक्त कल बताया था कि यदि दूसरे नंबर के व्यंजन का संयुक्त बनता है तो वो अपने से पूर्व वाले के साथ बना है। यानी था दूसरे नंबर का व्यंजन है तवर का, तो ये अपने से पूर्व वाले में ता के साथ बना है, और ये ता जो है ये पहले नंबर का है इसलिए स्वयं के साथ बना है। तो इसका त्रा का ये दोनों आदेश अपन को मिलते हैं। इस तरह से ये जो ज्ञा है ये संयुक्त व्यंजन है, अपन उच्चारण ज्ञा करते हैं, जबकि इसका उच्चारण होना चाहिए ये जिया। जा और यहाँ से मिलकर के ज्ञा बनता है। जा और या, आधा जा और या पूरा, इनसे मिलकर के ज्ञा बनता है। अर्थात प्राकृत में इस ज्ञा के स्थान पर णा आदेश हो जाता है। णा जैसे ज्ञान शब्द है, इसकी प्राकृत बनती है णा, इस ज्ञा के स्थान पे णा हो गया। और ना जहां जहां होता है प्राकृत उसके स्थान पर भी अधिकतम णा हो जाता है। नोणा एक सूत्र है, नोणा छोटा सा सूत्र है नोणा, यानी ना के स्थान पर णा आदेश हो जाता है। तो इस तरह से इस ज्ञा का भी णा किया और ना का भी णा किया, तो ये शब्द बना णाण। तो हम गाथाओं में पढ़ते हैं णाण दंसन, अर्थात ज्ञान के स्थान पर णाण। अब कुछ विशेषताएं ऐसी लिखेंगे जो प्राकृत में ही होती है, अन्य में नहीं होती। जैसे प्राकृत में विसर्ग नहीं होता, हो जाता है। हाँ, विसर्ग का ओ हो जाता है, विसर्ग नहीं होता। ठीक है। दूसरे नंबर पे प्राकृत में ना का हमेशा णा होता है। तीसरे नंबर पे श, इसके स्थान पर हमेशा दंत सा होता है, ये दोनों सा नहीं होते। चौथे नंबर पे जो स्वर है उनमें आई, औ और री, ये स्वर नहीं होते। व्यंजनों में जो कवर का पंचम वर्ण है, चवर का पंचम वर्ण है, ये नहीं होता। संयुक्त व्यंजन छा, त्रा और ये ज्ञा, ये भी नहीं होते। और जब व्याकरण हम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं लिंग, वचन, कारक। तो वचन दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत भाषा में तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ प्राकृत में वचन दो होते हैं और लिंग तीनों होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, लिंग तीनों होते हैं। इसी तरह से वाक्य कितने प्रकार होते हैं? जैसे संस्कृत में आपने सुना होगा 10 प्रकार के लकार होते हैं, लट लकार, लोट लकार, लिंग लकार, ये प्राकृत में नहीं होते हैं। इनके स्थान पर जो वाक्य है उनके प्रकारों का वर्णन किया है। 4 प्रकार के वाक्य कौन कौन से? सबसे पहला यहाँ वर्तमान काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये तो 3 काल हो गए। उसके साथ साथ चौथे नंबर का है आज्ञावाचक, आज्ञावाचक, और इसी का नाम आज्ञावाचक का दूसरा नाम है क्रियातिपत्ति, क्रियातिपत्ति। यानी ये 4 प्रकार के वाक्य कहना है, 1, 2, ये 3 और ये 4।
ये 4 प्रकार के वाक्य इस प्राकृत भाषा में पाए जाते हैं। तो अभी हम इस समय मात्र वर्तमान काल को ही देखेंगे, उन्हीं के प्रत्ययों को देखेंगे, इसके अतिरिक्त आगे के नहीं देखेंगे। तो इस तरह से हमने देखा। और प्राकृत भाषा में कभी भी हलंत वाला व्यंजन अंत में और प्रारंभ में नहीं आता। हलंत वाला मतलब स्वर रहित। जैसे कोई आगे से शब्द लिखा हुआ है, उस जैसे स्वामी शब्द है, ये संस्कृत में हिंदी में चलता है स्वामी, आधे शब्द से प्रारंभ है। लेकिन प्राकृत में कोई भी शब्द आधे अक्षर से प्रारंभ नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है, इसमें स्वर नहीं लगा। आधा अक्षर मतलब उसमें स्वर कुछ भी नहीं लगा। जैसे ये वाह है तो वाह में बड़ा आ लगा है स्वर, वाह व्यंजन है और दीर्घ आ उसमें स्वर लगा है। ऐसे ये माँ है तो माँ में दीर्घ ई लगी हुई है स्वर, और ये माँ व्यंजन हलंत वाला। तो जब हलंत वाला होगा, जब उसमें स्वर लगा होगा, तब ये पूर्ण वर्ण कहलाता है। और जब तक इसमें कोई स्वर नहीं, जैसे अब ये आधा सा ही है अकेला, तो इसमें कोई स्वर नहीं है, तब तक वो पूर्ण वर्ण नहीं है। स्वर और व्यंजन के साथ जो बनता है उसको वर्ण कहते हैं। ये व्यंजन तो कहलाएगा लेकिन वर्ण नहीं है। ठीक है ना, वर्ण ऐसा बनेगा, ये जो वा बना है ये वर्ण है, मी है जो ये वर्ण है। ठीक है, क्योंकि स्वर सहित है व्यंजन और ये स्वर रहित। तो ऐसे प्रारंभ में कभी भी आधा अक्षर प्राकृत में नहीं आएगा। और जैसे अपन ने कोई शब्द लिखा मंत्रम, अंत में हलंत वाला कोई भी व्यंजन प्राकृत में नहीं आएगा। यदि इस तरीके के कोई शब्द है, माँ अंत में आ रहा है तो उसका अनुस्वार हो जाएगा। स्टार्टिंग और अंत में नहीं आएगा। क्या हलंत वाला, हलंत वाला नहीं आएगा। प्राकृत में नहीं आता, ये संस्कृत में होता है। तो यदि ऐसा कोई शब्द है तो इस माँ का अनुस्वार हो जाएगा, यानी मंत्रम शब्द बनेगा। इसको भी मंत्रम बोलेंगे, इसको भी मंत्रम बोलेंगे, लेकिन लिखा ऐसे जाएगा। तो हम ये प्राकृतिक में क्या में थे? ये तो संयुक्त है, इसलिए ये त्रा के स्थान पे प्राकृत में मंत्रम ऐसा बनेगा। दूसरा शब्द देखते हैं अपन। दीदी तो हम ही कहते रहते हैं स्वामी को कैसे लिखेंगे प्राकृत में? स्वामी, स्वामी की प्राकृत बनेगी सामी, वा का लोप हो जाएगा। ये वा जो है इसका लोप हो जाएगा। जो सूत्र अपन ने पढ़ा था 177 नंबर का, क ग च ज ता दा पा या वाम प्रायः लुक। प्राकृत भाषा के लिए ये सूत्र जान है, मतलब सबसे अधिक प्रयोग होने वाला। इतने व्यंजनों का प्राय प्राकृत में लोप होता है। अब देखिए इसमें ये वा है, इसीलिए यहाँ से वा का लोप किया, तो इसमें जो स्वर लगा था वहां में आ, वो सा में जुड़ जाएगा तो दीर्घ सा हो जाएगा। और मी ऐसे रहा तो सामी। जैसे अपन हम लोग पढ़गान करते हैं, महाराजियों को स्वामी बोलते हैं, हे स्वामी नमोस्तु। तो हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु के लिए हे स्वामी नमोस्तु, नमोस्तु के लिए नमोस्तु, ऐसा बोला जाएगा। तो यहाँ इस सूत्र को अपन को हमेशा याद रखना है। ये सूत्र से ही प्राकृत के अधिकतम शब्दों को अपन बना पाएंगे। इन व्यंजनों का प्राय हमेशा लोप हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन प्राय लोप होता है। और इस सूत्र के लिए एक नियम और है कि जो भी व्यंजन का आप इस सूत्र के माध्यम से लोप कर रहे हैं वो प्रारंभ में नहीं होना चाहिए। मतलब आदि में यदि कोई, जैसे वा यदि प्रारंभ में होता तो लोप नहीं होता, बीच में हो, अंत में हो, कहीं भी हो, मध्य में तो लोप होगा, लेकिन आदि में होगा तो लोप नहीं होगा। जैसे कोई शब्द है काम, काम शब्द है, अब यहाँ का प्रारंभ में है तो इस सूत्र से का लोप नहीं होगा। बीच में कुछ होता तो बीच में लोप हो जाता है, ये आगे कुछ होता तो हो जाता। हाँ। तो इस तरह से ये वाला सूत्र अपन ने समझा। और एक और महत्वपूर्ण सूत्र जो प्राकृत व्याकरण में बहुत अधिक प्रयोग होता है उसको भी अपन देख लेंगे।
ख, घ, थ, ध, भा। इसमें 5 व्यंजन है, ख, घ, थ, ध और भा। ये माँ इसमें शामिल नहीं है, ये विभक्ति लगी हुई है आम। आम का मतलब आम, भा में से आने के लिए, तो आम, आम मतलब षष्ठी बहुवचन। षष्ठी बहुवचन इस सूत्र में विभक्ति लगी हुई है। तो ये जितने व्यंजनों का इसमें परिवर्तन कर रहे हैं वो ये 5 व्यंजन है, खा, घा, था, धा, भा। इन सबके स्थान पर हा हो जाता है। इन सबका हा सबके स्थान पे। जैसे अपन ऋषभनाथ भगवान का नाम पढ़ते हैं तो कल बताया था हमने, भा का हा हो जाता है। ऋषभ में उसह बनता है, ऋषभ उससे बताया था, री का तो ऊ होता है, इस सा का दंत सा होता है और ये भा का हा होता है, तो वो इसी सूत्र से हा किया है। शुभ शब्द लिखा हुआ है, शुभ, शुभ और अशुभ। तो शुभ में ये ताला पेशा है, इसका दंत सा हो जाएगा, सा हो जाएगा, भा का हा हो जाएगा, और भा का हा सु है। ऐसे प्राकृत बनाई जाती है, इन शब्दों से संस्कृत के माध्यम से व्याकरण से सिद्ध करते हुए ऐसे प्राकृत बनाए जाते हैं। अब किस किस व्यंजन का क्या क्या परिवर्तन होता है वो एक बार देख ले। जैसे हमने ये कहा कि इसके स्थान पे हा हो जाता है, इन 5 के स्थान पे, खा के स्थान पे होता है, घा के स्थान पे भी था, धा के स्थान पे। जैसे मान लीजिए ये था से अपन देखें कोई शब्द है रथ, इसकी प्राकृत बनेगी रह, ठीक है। धा का देखें जैसे अपन क्रोध शब्द है, क्रोध है ना, ये जो रेफ लगी हुई है, रा लगा हुआ है, प्राकृत में एक चीज याद रखिए, चाहे ऐसे वाला रा हो, चाहे ऐसे वाली रेफ हो, अथवा ये री हो, कोई भी नहीं होती, कोई भी नहीं होती। एक सूत्र है सर्वत्र ल व राम बंदे, यानी ल व रा, ये तीनों व्यंजन हमेशा लोप होते हैं, हमेशा। तो ये वाला रा इससे इसमें लगा हुआ है, काम है क्रोध, तो इसका लोप करेंगे तो क्या बचेगा, क्रोध, और इस धा के स्थान पर इस सूत्र से खा हो जाएगा तो बनेगा कोह, क्रोध की प्राकृत बनेगी कोह। ये ऐसे प्राकृत नहीं, लेकिन 2 सूत्र लगाए इसमें अपन ने, पहले रेफ लोप करने के लिए सर्वत्र लवराम बंदरे, और फिर उसके बाद में ये खागा थाधा भाम, इस सूत्र से धागा। सूत्र कौन से नंबर का है, कौन सा, जो आपने ये वाला सूत्र है पहले अध्याय का 187 नंबर का, और जो सर्वत्र लवराम बंदरे भी लिख देते हैं। 2/79 नंबर का, दूसरे अध्याय के 79 नंबर का सूत्र है, सर्वत्र ल व राम वंद्रे। ये सूत्र कह रहा है सर्वत्र नहीं हमेशा, ल व रा, इन तीनों व्यंजनों का हमेशा लोप होता है, लेकिन वंद्रे शब्द को छोड़ करके, वंद्रे शब्द में नहीं होगा, वंद्रे में भी रेव ला लगा हुआ है, इस शब्द में नहीं होगा, इसलिए उसको यहाँ रख दी। ये अपवाद है, ये शब्द इसमें रा का लोप नहीं होता, बाकी के सभी जगह ला व रा कहीं भी आए तो उनका हमेशा लोप होता है। राम का भी, हाँ, राम नहीं है, वो आम है, अच्छा हाँ, षष्ठी विभक्ति है, तो रा व्यंजन के साथ आम जुड़ा हुआ है तो वो राम बन गया ऐसे। तो इस तरह से ये 2 सूत्रों के माध्यम से अपन ने समझा कि यहाँ पर रा का लोप होता है। और अब कौन से व्यंजन का क्या परिवर्तन होता है, तो अपन पूरी वर्णमाला के हिसाब से एक एक व्यंजन का देखें किसका क्या क्या आदेश होता है। तो सबसे पहले स्वरों को छोड़ के व्यंजन देखेंगे। का के स्थान पर प्राकृत में क्या प्रयोग किया जाए। एक तो अभी जो सूत्र लिखा था कागा चाजा तादा पायामाम प्राय लोप, उससे का लोप होता है, लेकिन वहां शर्त ये थी आदि में का नहीं होना चाहिए, आदि में यदि का होगा तो लोप नहीं होगा। तो फिर कहीं आदि में हो तो क्या आदेश होगा, या बीच में भी वहां कहा था प्राय लोप होता है, हमेशा नहीं कहा। प्राय मतलब अधिकतम तो होगा, लेकिन कोई एकार केस ऐसे भी बन सकते हैं जहां लोप नहीं होगा। तो लोप नहीं होगा तो फिर क्या आदेश होगा उसके स्थान पर, तो कहा कि
ग आदेश हो सकता है अथवा लोप भी हो सकता है। या तो लोप होगा, लोप नहीं होगा तो ग आदेश होगा, और दोनों में से कोई काम नहीं होती तो फिर वैसे का वैसा भी रहता है, काफी काम भी रहता है। ठीक है ना, तो ये अपन को समझ में आना चाहिए। गा जो है, जहां कहीं भी का गा हुआ है उसका मतलब ये समझिए शौर सैनी प्राकृत है। प्राकृत की कई ब्रांचेज है, शौर सैनी, अर्धमागधी, मागधी और चूलिका, पैसाची और महाराष्ट्री। महाराष्ट्री मतलब मराठी भाषा में, महाराष्ट्र में बोले जाने वाली प्राकृत भाषा, प्राचीन समय में जो बोली जाती थी उस समय। जो सौर सैनी प्राकृत है वो हमारे जो ग्रंथों की दिगंबर साहित्य की जो प्राकृत है वो सौर सैनी। श्वेतांबर साहित्य की जो प्राकृत है वो पूरी अर्धमागधी है। और जो मगध प्रांत रहा राजगृही के आसपास, उस मगध प्रांत में जो भाषा बोली जाती थी वो मागधी कहलाई। और अपना सौर सैनी नाम इसका क्यों पड़ा, क्योंकि जो मथुरा है आगरा के पास मथुरा, उस प्रदेश में जो बोली जाने वाली भाषा, वहां का राजा था राजा सूरसेन, तो उस प्रदेश की जो भाषा रही वो सूरसेन के कारण से सौर सैनी उसका नाम पड़ा। तो वो प्राकृत भाषा जो रही वो उसको अपन समझ आए। लेकिन यहाँ जो व्याकरण पढ़ी जाती है वो सामान्य प्राकृत की व्याकरण पढ़ी जाती है, सब में अधिकतम जो लागू हो। पांचों ब्रांचेस जो है प्राकृत की शाखाएं, सब में एक साथ जो नियम फॉलो हो वो पढ़ रहे हैं। लेकिन किसी की कोई अलग से विशेषता होती है कि इससे पहचान सकें कि महाराष्ट्र का शब्द लिखा है, कि सौर सैनी का लिखा है, कि अर्धमागधी का लिखा है, तो वो पहचान में कुछ कुछ होती है। जैसे काका गा जहां जहां हुआ है तो समझिए वो सौर सैनी में ही शब्द लिखा हुआ है। इस सौर सैनी की पहचान है काका गा होना। और काका यदि लोप कर दिया है या काके स्थान पर का ही रखा है तो वो सामान्य प्राकृत कोई सी भी हो सकती है, उसमें अपन विशेषता नहीं निकाल सकते। तो ये इसलिए काका गा किया है। जैसे हम आपको चारों पांचों का भाषा का हम दिखाएं कि कैसे अलग अलग अपन जानते हैं। जैसे मेरा नाम है समता, तो ये सामान्य हिंदी या संस्कृत किसी में भी समझ लो ये नाम लिखा हुआ हाँ हो जाएगा। हाँ। तो यदि हमको कागा चाजा तादा पायावाम प्राय लोप उस सूत्र से इस ता का लोप करें तो इसमें जो दीर्घ आ लगा हुआ वो आ शेष बचेगा। ता का लोप कर दिया तो क्या बचेगा, सम आ। सम आ ये हो गया सामान्य प्राकृत, या सामान्य प्राकृत को महाराष्ट्रीय प्राकृत कहते हैं। तो उसमें ये सम आ बन गया। लेकिन जब कभी ये आ होता है, आप देख रहे हैं प्राकृत में ये आ स्वतंत्र अस्तित्व में आ रहा है, जबकि हिंदी या संस्कृत में यदि आ इधर बीच में आता है कहीं तो मात्रा बन जाती है। मात्र ऐसे आ का अलग से स्वतंत्र अस्तित्व दिखाई नहीं देता। आ आरंभ में तो दिखाई देगा, सारे स्वर आरंभ में तो दिखेंगे, जैसे आप शब्द लिखा है, इस उस, यानी ये स्वर आगे दिख रहे हैं। लेकिन यदि बीच में और अंत में कहीं आते तो व्यंजन के साथ मात्रा बन जाते हैं। लेकिन प्राकृत में ये स्वतंत्र अस्तित्व में दिखते हैं, इसकी मात्रा माँ में नहीं बनेगी क्योंकि ता लोप करके आ बचा है, इसलिए मात्रा नहीं बनेगी। तो ये सम आ। और कहीं कहीं प्राकृत में आ का या सुनाई देता है, जैसे अपन इसको उच्चारण करेंगे समा, तो समय भी बोलते बन जाएगा, यानी सुनाई या जैसा देता है उसको बोलते हैं यश श्रुति। यह सुनाई देता है, श्रुति मतलब सुनाई देना, यश श्रुति। तो इस आ के स्थान पे यश श्रुति भी हो जाती है। तो उसके लिए एक सूत्र है अवर्णे यश श्रुति। अवर्णे यश श्रुति। आवर्ण मतलब आवर्ण का आ है ये, तो दीर्घ हो या ह्रस्व हो उन दोनों के स्थान पर यह सुनाई देता है, अर्थात ये क्या बन जाएगा, सामया। फिर जब हमने कहा सौर सैनी प्राकृत थोड़ी सी अलग चलती है, तो उस सौर सैनी में जैसे यहाँ काका गांव होता था वैसे ही जहां भी सौर सैनी में ता आए उस ता के स्थान पे दा हो जाता है, ता का दा हो जाता है, ता का दा सौर सैनी में। तो समदा, एक ही नाम के इतने रूप चल रहे हैं और अलग अलग प्राकृत है ये सारे। जैसे ये सामान्य शब्द है, फिर इसके बाद में ये है महाराष्ट्रीय प्राकृत, ये है, ये दोनों ही महाराष्ट्रीय या सामान्य प्राकृत दोनों कह सकते हैं क्योंकि सामान्य प्राकृत का ही नाम महाराष्ट्रीय है। तो ये है सौर सैनी, यानी इतने प्रकार से इसको बना सकते हैं। ऐसे अकेला नाम नहीं, सभी शब्द लगभग इतने विकल्पों में बनते हैं। इसीलिए लगता है कि प्राकृत कठिन है, उसको कैसे भी कहीं कुछ कर देते कहीं कुछ कर देते, नहीं, वो सारे नियम है, नियमों के अनुसार सारी चीजें बदलती हैं और इसीलिए वो सरल भी है
कि आपने यदि कुछ मिस्टेक कर दी है, समता का समा लिख दिया तो वो भी सही है, समया लिख दिया तो वो भी सही है, समता लिख दिया तो वो भी सही है। ये कोई एक सही माना जाए ये नहीं, ये तीनों सही है। तो इस तरह से ये तीनों चारों जो महाराष्ट्रीय प्राकृत आदि हैं उनमें अंतर है। यदि ये शब्द ऐसा लिखा हुआ मतलब व्यंजन यदि लोप किया है और स्वर शेष बचा है, ऐसे कोई शब्द लिखे रहते हैं तो समझ लो सामान्य प्राकृत या महाराष्ट्रीय प्राकृत में है। और यदि ता का दा हो गया है तो उसका मतलब है वो सौर श्रेणी है। सौर श्रेणी के मतलब एक दो ही निशान है। अब जैसे मागधी भाषा जो हमने कही, मागधी में ये वाला शा होता है, तालव्य शा, इसको तालव्य शा बोलते हैं क्योंकि इसका उच्चारण तालु से होता है। तो ये वाला शा मागधी में होता है, लेकिन अभी हमने कहा कि सामान्य प्राकृत में ये वाले शा और ये दोनों शा नहीं होते, उसके स्थान पर दंत सा होता है। तो कहीं यदि ऐसा लिखा हुआ है तो ये भी सही है, ये मागधी का शब्द हो गया, शमदा, ये मागधी का शब्द हो गया। तो इस तरीके से हम प्राकृत में भी विशेषता यदि हमें पता है तो जान सकते हैं कि ये कौन सी वाली प्राकृत है। और इतने डीप यदि नहीं जाते कभी अपन सामान्य प्राकृत समझे, जो सामान्य प्राकृत अपने ग्रंथों में प्रयोग हुई है और जिसके नियम सभी व्याकरणों में लगाए जाते हैं। अगला व्यंजन है खा। का के बाद खा। खा का भी हमने कहा इस सूत्र से हा होता है ना, हा होता है। और यदि कहीं वो संयुक्त रूप में आया है खा, तो संयुक्त उसका कैसा बनेगा, क के साथ खा बनेगा, क्योंकि वह दूसरा व्यंजन है तो अपने से पूर्व वाले के साथ संयुक्त बनाएगा। तो संयुक्त में यदि कहीं आया है तो क और ख मिलकर के बनाएंगे संयोग, और वैसे ख के स्थान पे हा। लेकिन इसके साथ भी वही नियम है, यदि प्रारंभ में खा होगा तो हा नहीं होगा। जैसे खमा शब्द है, यहाँ प्रारंभ में खा है तो इसका हा नहीं होगा, बीच में हो अंत में हो कहीं भी हो, प्रारंभ में नहीं होना चाहिए, तभी खा का हा होगा। ठीक है। इसके पश्चात गा व्यंजन है। गा का क्या आदेश होगा, गा का गा ही रहेगा, गा का गा ही रहेगा, अथवा संयुक्त में कभी आएगा तो इस तरीके से प्रयोग होगा। इसका भी संयुक्त इस तरीके से प्रयोग होगा ये, क्योंकि ये तृतीय व्यंजन है। पहला और तृतीय व्यंजन संयुक्त जब बनाते हैं तो संयम के साथ होता है, दूसरा और चौथा अपने से पूर्व वाले के साथ है, इसलिए ये संयुक्त में इस तरीके से। चौथा व्यंजन घा, घा के स्थान पर हा होगा इस सूत्र के माध्यम से, घा के स्थान पे हा। और संयुक्त कभी आएगा तो ये अपने से पूर्व वाले के साथ बनाएगा, यानी गा के साथ बनाएगा तो ग घ। अब इनके अपन एक एक उदाहरण भी देख लेते हैं कि कैसे ये ऐसा बनता है। जैसे ये है का, कोई शब्द लिखा है चक्र, इसकी प्राकृत बनानी है। तो जब कभी ये संयुक्त कहलाया है, इसमें दो व्यंजन है क और रा, तो ये संयुक्त कहलाया। संयुक्त मतलब दो व्यंजनों का उसमें समावेश है, दो कम से कम, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, लेकिन दो होंगे तभी संयुक्त होगा, एक होगा तो वो स्वतंत्र व्यंजन होगा। तो चक्र में रा लगा हुआ है तो हमें पता है इस रेफ का हमेशा लोप होता है? और ये सब का जो है ये बीच में भी है, प्रारंभ में नहीं है। संयुक्त बीच में भी है, नहीं इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, प्रारंभ होता तो परिवर्तन नहीं करते। तो रेफ का लोप इसी सूत्र से होगा, सर्वत्र लवराम बंदे से। तो फिर क्या बचा, चक, रेफ लोप कर दिया तो चक बचा। लेकिन जो शेष बचता है, जब संयुक्त में से एक चीज लोप की जाती है और एक जो शेष बच रही है वो हमेशा डबल होती है, ये नियम है। यानी अपन ने रा लोप किया है तो शेष क बचा है, इस का को द्वित्व करेंगे। सूत्र है उसके लिए अनादौ शेषादेशयोर द्वितीयम्। इस सूत्र को समझे अपन। अनादौ मतलब अनादि, अनादि का अर्थ ये जो अपन अनादि का लगाते हैं वो नहीं, अनादि का अर्थ जो आदि नहीं है, आदि मतलब प्रारंभ में नहीं है। ये व्यंजन जो प्रारंभ में नहीं है, जैसे क संयुक्त में प्रारंभ में नहीं तो ये अनादि कहलाएगा। उसके बाद शेषा मतलब जो शेष बचता है,
अर्थात जब दो हैं तो उनमें से एक का लोप किया तो जो शेष बचा है उसके बाद नादो शेषा देशयो दिक्तम शेषा नहीं अनादो शेषा हाँ इस शब्द को संधि करेंगे तो यहाँ बचेगा अनादि, यहीं से आदेश ना में आ है दा तो आदेश फिर शेषा, तीन चीजें अनादि होना चाहिए उसको और आदेश हो। आदेश मतलब जैसे हमने कहा था खा के स्थान पे हा हो जाता है तो वो आदेश कहलाता है। तो किसी चीज का आदेश किया हो अथवा जो शेष बचा हो वो हमेशा द्वित्वम, द्वित्व मैंने डबल द्वित्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपने ये शेष बचा काम है का शेष बचा चाहिए तो इसका क्या होगा द्वित्व, और फिर द्वित्व बनाने के लिए ये याद रखना तो पड़ेगा तो ये कौन से नंबर का व्यंजन है तो ये पहले नंबर का यानी स्वयं के साथ द्वित्व होगा तो क्या बनेगा चक, चक है ना। ये वाला सूत्र भी अपन को याद रखना है। अगला अपन खा का उदाहरण देखते हैं। इक्षु, इक्षु बनने को बोलते हैं, इसके प्राकृत बनाते हैं। ये छा जो है कल हमने बताया था छा के स्थान पर कहीं कहीं जो चबरक का छा है वो या खा आदेश हो जाता है क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, ये प्राकृत में नहीं है तो इसके स्थान पर कोई नया व्यंजन आदेश होता है। अर्थात इस छा के स्थान पर यहाँ खा आदेश होता है मतलब छा का खा। चूंकि ये अनादि में है मतलब आदि में नहीं है और ये का और शा से मिलकर के बना होता है छा, ये कल बताया था। तो जब संयुक्त है इसका मतलब ये संयुक्त है तो संयुक्त है और इसके स्थान पर हम खा आदेश करेंगे तो क्या बनेगा इक्खु। ये संयुक्त है उसके छा के स्थान पर खा आदेश किया है तो खा बना इक्खु बना। लेकिन अभी जो सूत्र पढ़ा था अनादो देशा शेषा देशोद्युक्तम अर्थात शेषा देशोद्युक्तम उस सूत्र में शायद मैंने कुछ गलत लिखा था। क्या लिखा था अनादो शेषा, हाँ उल्टा कर दिया था शेषा देशो, तभी मुझे कंफ्यूजन लग रहा था उसमें। आप सुधार लेना आपकी कॉपी में, ठीक है। मैंने ये देशोर इस तरफ कर दिया शेषा इस तरफ कर दिया था ना। अनादो शेषा देशोद्युक्तम ये सूत्र है सही, ठीक है। अनादि होना चाहिए, शेष होना चाहिए और आदेश होना चाहिए। तो यहाँ हमने छाका खा के क्या किया आदेश, तो आदेश भी द्वित्व होता है ये सूत्र कह रहा है। आदेश भी द्वित्व होगा तो द्वित्व मतलब दो बार लिखेंगे दूसरा है। हाँ लेकिन ये दूसरा व्यंजन है कवर्ग का, ये दूसरा व्यंजन है तो दूसरा व्यंजन द्वित्व किसके साथ बनाता है आगे से पूर्व वाले के साथ यानी क के साथ बनाएगा। तो उसके लिए भी एक सूत्र है 2 बार 90 नंबर का द्वितीय तुर्ययो रुपरी पूर्वः। ये सूत्र क्या कह रहा है द्वितीय मतलब दूसरा, तुर्यो यानी चौथा, 4 को तुर्यो बोला तो दूसरा और चौथा व्यंजन पूर्वा अपने से पूर्व के साथ में संयुक्त बनाएगा द्वित्व होगा, ठीक है ना। तो इसके मतलब दूसरा और चौथा मतलब ये दूसरा है तो इन दोनों में द्वित्व में जो पहला वाला व्यंजन है उसके स्थान पर हम पहला उसके पूर्व वाला करेंगे तो खा से पूर्व वाला का इक्खु, इक्खु, इक्खु। यहाँ इक्खु भी होता है और छा आदेश किया जाए तो इच्छु भी बनेगा। प्राकृत में यही विविधता है, दोनों ही प्रयोग मिलेंगे अर्थात इच्छु के स्थान पर यदि हम यहाँ छा आदेश करें छा का खा तो इसको द्वित्व करेंगे स्वतंत्र है इसलिए और दूसरा वर्ण है इसलिए इसके पूर्व वाले के साथ उसका द्वित्व बनेगा इच्छु, इच्छु का इच्छु ये प्राप्त करें। तो इस तरह से संयुक्त व्यंजनों को अपन देते हैं।
तीसरा व्यंजन जो है गा, इसका उदाहरण देखते हैं। वर्ग, यहाँ ये संयुक्त है रेफ और गा। अभी हमने कहा था रेफ भी हमेशा लोप होती है, इसी सूत्र से सर्वत्र लवराम बंदे सूत्र से रेफ का लोप होगा। फिर जो शेष बचता है उसका द्वित्व होता है। अभी कहा शेष बचने वाला व्यंजन द्वित्व होता है, अर्थात इसमें अपन सबसे पहले ये वाला सूत्र लगाएंगे जिससे रेफ का लोप किया, तो बचा गा अकेला बचा। इस गा को द्वित्व करेंगे भाई अनादर शेषा देशो द्वित्व सूत्र से, तो गा द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा वग। ये वक्त ये चूंकि तीसरे नंबर का व्यंजन है इसलिए संयुक्त द्वित्व बनाएंगे, तो इसके लिए वो 90 नंबर का सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे ही बन गया वग। अब चौथा व्यंजन देखें घा। अर्ध, यहाँ रेफ और घा है, इसमें भी वही यही सारा नियम चलेगा। रेफ का यदि लोप किया सर्वत्र लवराम बंदे से तो बनेगा अग, और इस घा को द्वित्व करेंगे क्योंकि जो शेष बचा उसको द्वित्व किया तो बनेगा अघ। परंतु ये चतुर्थ वर्ण है तो ये संयुक्त अपने से पूर्व वाले के साथ है, यानी वो सूत्र लगेगा द्वितीय तृतीय और उपरि पूर्व, उस सूत्र से यहाँ बनेगा अघ। अर्घ की प्राकृत अघ, लेकिन इतने सूत्र लगने के बाद अघ ये ठीक है। तो इस तरह से ये अपना कवर्ग कंप्लीट हुआ एक। आगे चवर्ग। चवर्ग में जो चारों व्यंजन ही हमारे उसमें है, चा के स्थान पर चा ही रहता है। वहीं से कर लो, रिकॉर्डिंग हो रही है वहीं से कर लो। हाँ, ये चा के स्थान पर चवर्ग में चा ही होगा, और संयुक्त व्यंजन जब बनेगा तो चा का द्वित्व होगा। अकेला रहेगा तो चा का चा ही रहेगा, जब संयुक्त रहेगा तो उसके स्थान पर दो चा बनाएंगे, क्योंकि ये पहले ही वर्ग अक्षर है इसलिए स्वयं के साथ ही संयुक्त बनाएगा। दूसरा है छा। छा के स्थान पर अभी कहा जब संयुक्त होता है तो वो कैसा बनाता है अपने से पूर्व वाले का, क्योंकि ये दूसरे नंबर का व्यंजन है, तो ये बनेगा संयोग अवस्था में, और यदि स्वतंत्र अवस्था में है तो छा का छा ही रहेगा। जा, जा का भी जा ही रहेगा, और संयोग अवस्था में है तो दो जा। झा, झा का प्राकृत में बहुत कम प्रयोग मिलेगा, संयोग अवस्था में तो मिलता है, तो संयोग अवस्था में ये अपने से पूर्व वाले के साथ जा बनाएगा, जा के साथ में संयुक्त बनाएगा। और अधिकतम जहाँ ये झा होता है तो आदेश होके आता है, जैसे ये जो जा और झा है वो किसी का आदेश होके आए हैं। जैसे उपाध्याय शब्द कल अपन ने देखा था, उपाध्याय जिसका उपाध्याय बना था, तो यहाँ ये धा और या जो संयुक्त व्यंजन है, इस धा और या के स्थान पे झा आदेश हुआ था, मतलब उपाध्याय, ये प्राकृत बनी थी। तो मतलब कहने का ये है कि झा से शब्द कम होते हैं प्राकृत में, वो किसी दूसरे व्यंजन के स्थान पे आदेश होता है। जैसे ध्या जो है इसके स्थान पर झा आदेश होता है, तो झा चतुर्थ व्यंजन था, आदेश होके आया इसलिए द्वित्व हुआ, और द्वित्व होगा तो ये अपने से पूर्व वाले के साथ, इसलिए ये उपाध्याय शब्द बना उपाध्याय का। तो इस तरह से ये चवर्ग पूर्ण हुआ, क्योंकि पंचम वर्ण इसमें है नहीं। अब इनके एक एक उदाहरण अपन देखें। जैसे चा लिखा हुआ है, एक शब्द है सत्य, इसकी प्राकृत बनती है ये जो ता और या है
इसके स्थान पर च आदेश हो जाता है प्राकृत में। ये संयुक्त है तो पूरे के पूरे संयुक्त के स्थान पर च आदेश, इसमें लोप और वो नहीं करना कि कोई चीज का लोप करना, पूरे तय के स्थान पर च आदेश हो जाता है, क्योंकि इस तय का च सूत्र है, त्यो चैत्य भी सूत्र नहीं बता रहे आपको, टफ लगेंगे इसलिए। तो तय के स्थान पर च आदेश किया तो क्या बचा? सच। जो आदेश होता है वो भी द्वित्व होता है, तो इसलिए इसको द्वित्व किया, सच। सत्य का प्राकृत सच। ऐसे ही यहाँ जो छा है इसका अब ये पढ़ने देख लिया था, उसमें इक्षु में छा का संयुक्त का देख लिया, छा का जा का देखें। जैसे कोई शब्द है अद्य, अद्य मतलब यहाँ, तो इसका ये भी संयुक्त व्यंजन है, द्या मतलब दा और या, इसमें दो चीज मिल है, तो इसके स्थान पर जा आदेश हो जाता है प्राकृत में। द्य के स्थान पर जा हो जाता है संयुक्त व्यंजन, क्योंकि प्राकृत में एक ही वर्ग के संयुक्त होते हैं, अलग अलग वर्गों के संयुक्त नहीं होते। जैसे यहाँ ये दा है वो तवर्ग का है, ता था दा, और या जो है वो अंतस्थ वर्ण है, अलग अलग वर्ग कहलाए। तो प्राकृत में ऐसे नहीं होते, एक ही वर्ग के संयुक्त होते हैं। अर्थात इस द्या के स्थान पे जा आदेश किया, और हमें मालूम है जो आदेश होता है वो द्वित्व होता है, तो इसको द्वित्व करेंगे अज। या इसी तरह से अपन लिखते विद्या, विद्या, इसका बनेगा विद्या। इस द्या के स्थान पे जा आदेश किया और जा को द्वित्व किया तो विद्या। ये शवर्ग पूर्ण हुआ। झा का उपाध्याय अपन ने समझ लिया, झा का ये समझा, और झा का उपाध्याय शब्द भी समझ लिया है। और अगला बन अगला है टवर्ग। ट के स्थान पर डा, ट का डा होता है, और जब संयोग अवस्था में है तो दो टा हो जाएंगे। ठा के स्थान पर ढा होता है, और जब संयुक्त अवस्था में हुआ तो ये अपने से पूर्व वाले के साथ संयोग बनाएगा, अर्थात ट और ठा। ये दूसरा व्यंजन है, इसलिए संयुक्त बनेगा तो अपने से पूर्व वाले के साथ बनाएगा, तो ट और ठा, यानी पूर्व वाला आधा होगा, ये पूरा होगा। ड, ड का ला होता है, मगर जो तीसरा ड के स्थान पर ला, और जब ये संयुक्त होगा तो संयोग अवस्था में दो ड। तीसरा चौथा व्यंजन ढा, ढा के स्थान पर ढा से शब्द कम ही मिलते हैं, इसलिए उसका आदेश ना होकर संयोग अवस्था में ज्यादा प्रयोग किया। तो संयोग अवस्था में ड और ढा, जैसे बड्ढमान शब्द था उसमें ड और ढा दोनों आए थे। ये अपन ने कल देखे थे इन सब के उदाहरण। जैसे एक और रिपीट करते हैं, जैसे अष्ट शब्द है, अष्ट, अष्ट का कल बनाया था अट्ट। ये तालव्य सा प्राकृत में नहीं होता, और चूंकि संयोग अवस्था में है तो इसका भी लोप किया, लोप किया तो शेष बचा ट, तो शेष बचता है वो द्वित्व होता है, यानी क्या बनेगा अट्ट। अर्थात अष्ट की प्राकृत बनती है अट्ट, अष्ट के स्थान पर अट्ट। उसी तरह से यहाँ ठा का भी एक शब्द देखते हैं, मान लीजिए लिखा हुआ है अष्ट, इसमें भी यही ठा का लोप किया तो ठा बचेगा, यानी अट, शा का लोप किया तो ठा बचा। तो इस ठा को द्वित्व करेंगे ठा का द्वित्व किया तो था दो बार लिखा जाएगा, लेकिन ये दूसरा व्यंजन है तो पता है ये पूर्व वाले से साथ संयुक्त बनाएगा, तो अगले उसमें सूत्र लगा करके अपन अट्ठ बना सकते हैं, क्योंकि ये दूसरा व्यंजन है इसलिए। ठीक है, अगला शब्द है जैसे डा का उदाहरण उड्ड कर दिया था हमने। उड्ड में उड्ड का अर्थ था उड़ना, और ये अष्ट का अर्थ है आठ,
तो उड इसमें डा का संयुक्त बना है। ऐसे ही ये ढा का उदाहरण वर्धमान, यहाँ ये ढा संयुक्त में प्रयोग हुआ है वर्धमान। अब तवर, ता का प्राकृत में कहीं कहीं तो ता ही रहता है, कहीं कहीं जो कावा चाजा ताजा पायावान लोप उस सूत्र से ता उसमें आया है, ता का लोप भी होता है और कहीं कहीं डा भी होता है। डा कैसे होता है? जैसे अपन प्रतिक्रमण शब्द पढ़ते हैं, प्रतिक्रमण पढ़ते हैं, उसकी प्राकृत क्या बनती है? परिक्रमण। परिक्रमण बनते बोलते हैं प्रतिक्रमण में परिक्रमण। तो ता का यहाँ डा हुआ है, प्रा में से तो रेफ लोप कर दी तो पा बचेगा, तो पा बचा और ता का यहाँ डा हुआ है, इसमें से का में से रेफ लोप की तो का दुत्त होगा और मण, वैसे क्या बचेगा? तो यहाँ ता का डा हुआ, यानी कहीं कहीं कुछ कुछ शब्दों में ता का डा होता है, अधिकांशतः प्रति शब्द जिसमें आए। प्रतिमा, प्रतिमा का प्राकृत बनता है पडिमा, पडिमा प्रतिमा, इसमें भी प्रति शब्द आए तो प्रति शब्द जहां आए अधिकतम उसमें ता का डा हो जाए। हाँ, प्रति का डा होगा। हाँ, और जैसे सामान्य कोई, जैसे अब हमने अभी समता नाम लिखा था उसमें ता का अपन ने लोप किया था, तो लोप भी होता है। और कहीं सौर श्रेणी वाले शब्द हैं तो ता के स्थान पर दा भी होता है। सौर श्रेणी वाले शब्द अपन विशेष बना रहे हैं तो दा के स्थान पर दा भी होता है। जैसे यति शब्द है, यति, तो प्राकृत में अपने ग्रंथों में इसका प्राकृत रूप मिलता है जदि, या का जा होता है और ता का दा की, तो वो वाली सौर, तो ये सौर श्रेणी शब्द है। यदि जय लिखा है तब वो सौर श्रेणी जो सामान्य प्राकृत का शब्द है ना, क्योंकि दा के ता के स्थान पे ता का लोप करके इसमें ई जो बचा वो लिख दिया अपन ने। लेकिन यदि ता का दा करके लिखा है जदि तो फिर वो सौर श्रेणी का जय लिखा है। हाँ, जय लिखा है तो सामान्य प्राकृत है, प्राकृत का शब्द वो सामान्य वाली प्राकृत, और ये सौर श्रेणी वाला शब्द है। तो इसलिए ता का डा भी हुआ, दा भी हुआ, लोप भी होगा, इतने रूप उसमें आ सकते हैं। था के स्थान पे इस सूत्र से देखा जाए तो था का हा हो जाएगा। और यदि संयुक्त अवस्था में आता है तो वो अपने से पूर्व वाले के साथ संयोग बनाएगा। रथ, द, दा का दा ही रहेगा, या वो कावा चाजा तादा पायावान प्राय लोप, उस सूत्र से दा का लोप भी हो सकता है। का गा चा जा ता दा, दा उसमें आ रहा है इसलिए इसका लोप भी हो सकता है। और साथ में यदि संयुक्त में है तो दो दा हो जाएगा। अगला व्यंजन धा। धा में धा का क्या हुआ इस सूत्र के अनुसार? धा। और यदि वह संयुक्त में है तो अपने से पूर्व वाले के साथ द्वित्व बनाएगा। और अगला व्यंजन ना। ना का णा होता है, ना का णा होता है। और यदि संयुक्त में है तो दो ना या दो णा। ना का यदि ना कर दो तो दो णा या दो णा, ऐसे दोनों तीनों रूप इसके मिलते हैं। अब इन सब के एक एक उदाहरण अपन देखें। इसका ताक अपन देख लिया, प्रतिक्रमण है ना, और समता और लोप करके भी देख लिया। था का देखें तो जैसे रथ शब्द लिखा था तो रा, था का हा किया। और जहां ये
संयुक्त है, तो संयुक्त के लिए जैसे कल एक शब्द बताया था शास्त्र, शास्त्र, तो शास्त्र शब्द की प्राकृत बनती है सत्य। ये जो आधा सा और त्रा है, त्रा में तो रेफ लगी हुई, रेफ का लोप किया तो ता बचेगा, आधा सा और ता, इसके स्थान पर था आदेश होता है, संयुक्त व्यंजन है इसलिए। तो इसमें आप ये पहले समझिए, पहले रेफ का लोप किया है तब ये ता बचा है। त्रा भी बताया था, ता और रा से मिलकर बनता है, तो यदि रेफ का लोप करेंगे यहाँ क्या बचेगा ता, तो आधा सा, मतलब इसमें 3 संयुक्त हैं, आधा सा, ता और रा, 3 संयुक्त हैं ये मान। तो एक का लोप किया रेफ का, तो 2 बचेंगे, आधा सा और ता, 2 व्यंजन बचे। इन दोनों के स्थान पर था आदेश होता है प्राकृत में। तो यदि इसके अपन बनाए तो क्या बनेगा सार्थ, शा भी ऐसे रह दिया, इस संयुक्त के स्थान पर था लेगा। फिर हमें पता है इस वाले सा के स्थान पर ये वाला सा आता है दंत सा, और ये जो शा है इस संयोग से पहले है, तो प्राकृत में हमेशा याद रखो संयोग से पहले कभी भी बड़ी मात्रा वाला व्यंजन नहीं आएगा। ह्रस्वः संयोगे, एक सूत्र है, यानी संयोग से पहले ह्रस्व ही आता है, ह्रस्व मतलब छोटा लघु, तो इसलिए इसको क्या कर दिया अपन ने ह्रस्व छोटा कर दिया, और ये था ऐसे ही लिखा रख दिया। अब जब जो आदेश किया है वो द्वित्व होता है, तो इसको द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा सा था, क्योंकि ये द्वितीय व्यंजन है तो अपने से पूर्व वाले के साथ द्वित्व बनाएगा, यानी तत्थ। शास्त्र शब्द से सत्य बनाने में इतने रूप उसके परिवर्तित हुए अलग अलग सूत्रों के माध्यम से। तो ये था का उदाहरण अपन ने संयोग का देखा। दा का उदाहरण, महावीराष्टक में एक शब्द पढ़ा होगा दरदुर, जदर चाहावे ना, उस वाले श्लोक में दरदुर, दरदुर का अर्थ होता है मेढक, मेढक, मेढक ने जो भगवान की भक्ति की, पंखुड़ी अपने मुख में दबा करके इसका वर्णन इस 4थे श्लोक में किया है। तो दरदुर का अर्थ होता है मेढक, यानी ये संस्कृत शब्द है, इसकी हम प्राकृत बना रहे हैं कि इसकी क्या बनेगी, रेफ का लोप होता है, जो शेष बचा है उसको द्वित्व करना है, दद्दुर, दरदुर की प्राकृत बनेगी दद्दुर, दद्दुर का अर्थ भी लिख लीजिएगा, दरदुर शब्द क्या है मेढक है ना, तो दरदुर की प्राकृत बनेगी दद्दुर, अर्थात ये इसका संयुक्त अपन ने देखा। और दा का कहीं कहीं लोप हो जाता है, जैसे अभी यदि में किया था, यति में किया था, तो दा का लोप किया तो ई शेष बची थी है ना, जैसे यदि शब्द है मान लो, तो या का तो जा होता है, और दा का यदि लोप किया तो क्या बनेगा जय, तो लोप वाले शब्द भी इस तरह से बनाया जा सकता है। धा, दुग्ध, ये संस्कृत शब्द है, इसकी प्राकृत बनानी है, तो 2 संयोग होते हैं तो एक का लोप करते हैं, यहाँ जो गा है इसका लोप किया अपन ने, तो क्या बचेगा धा, यहाँ लिखिए गा का लोप, हलंत वाले गा का लोप हुआ तो धा बचा, धा है तब इसका द्वित्व होगा, जो शेष बचता है उसका द्वित्व होता है, तो ये ह्रस्व क्यों लगा था, हाँ ह्रस्व लगे, ये द्वितीय किया, चूंकि ये चतुर्थ वर्ण है तो अपने से पूर्व वाले के साथ बनाएगा संयुक्त, तो क्या बनेगा दुग्ध, दुग्ध की प्राकृत बनेगी दुग्ध। आगे ना का उदाहरण देखेंगे, नमो, ना के स्थान पर नाम लिया तो नमो,
और ये पहचान है सौर सैनिक की। जैसे दिगंबर साहित्य हमारा जो भी है उसमें हमेशा नाका ना होता है सौर सैनिक में, और अर्धमागधी जो है उसमें नाका ना ही रहता है, ना नहीं होता। जो नमोकार मंत्र है, हम जहाँ देखें नमो लिखा है, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धार्थ, तो समझ लो वो अर्धमागधी में तो श्वेतांबरों का लिखा हुआ है। यदि नमो अरिहंताणम, कोई स्टिकर्स हैं, कोई फोटो है उस पर लिखे रहते हैं, कोई पुस्तक है, तो यदि नमो लिखा है तो समझो दिगंबर, ये पहचान हो गई दिगंबर और श्वेतांबर की। कई बार ये लोग स्टिकर्स फोटो लेते हैं और वो नमो वाली आने मतलब आप श्वेतांबर वाली चीज लेकर के आए हैं। तो ना और ना का ये अंतर है। अर्धमागधी में ना के स्थान पर ना ही रहता है, लेकिन सौर सैनिक में ना का ना हो जाता है, ये प्रयोग। ठीक है, और इसका उदाहरण पर देखा, ऐसे ही कोई शब्द लिखा है जैसे अन्य, ये प्राकृत का ही है, ये अर्धमागधी के अनुसार देखें तो प्राकृत में ही है, और इन दोनों ना के स्थान पर ना कर दें हो जाएगा तो ये सौर सैनिक हो जाएगा। ये दोनों प्रयोग मिलते हैं। पा, पा का वा हो जाता है, पा का वा हो जाता है, और यदि संयोग में है तो डबल पा। फा का हा हो जाता है, और यदि संयोग में है तो पा और फा, क्योंकि दूसरा है तो पहले वाले के साथ बनाएगा पा फा। बा, बा का वा हो जाता है, और यदि संयोग में है तो दो बा। भा, भा का हा हो जाता है, और यदि संयोग में है तो बा और भा। माँ, माँ का माँ ही रहेगा, तो संयोग में है तो माँ, और यदि हलंत वाला माँ है तो उसका अनुस्वार। हलंत वाला माँ है तो उसका अनुस्वार भी हो जाता है। जैसे उदाहरण देखें, कल अपन ने एक उदाहरण देखा था, अप्पा, आत्मा को अप्पा बोलते हैं, अर्थात यहाँ पा का द्वित्व हुआ है। अगला है जैसे पाप लिखा हुआ है, इसकी प्राकृत बनती है पाव, इस वाले पा का वा हुआ है। और ये जो आदेश वाले नियम है, हमने पहले कहा था अनादि वाले शब्दों में प्रयोग हो रहे, आदि वाले में नहीं हो रहे, इसलिए आदि वाले पा का वा नहीं किया। जो दूसरा है वो अंत का कह लो चाहे बीच का कह लो, उसका पा का वा हुआ है, तो पाप के लिए प्राकृत बनती है पावा। फा का हा करने के लिए जैसे फा में भी यदि प्रारंभ में फा होगा तो उसका हा नहीं होगा, बीच में या अंत में होगा तब होगा। सेफ शब्द है, इसकी प्राकृत बनेगी सेह, फा का हा कर दिया, और जब संयुक्त है तब ये हा नहीं होगा। जैसे पुष्प शब्द का प्राकृत बनती है पुष्प, जिस श और पा के स्थान पे फा आदेश होता है। श और पा जो संयुक्त है उसके स्थान पे फा आदेश किया तो यह इसको बाद में ये बना पुष्प। फिर जो आदेश होता है उसको द्वित्व किया जाता है, तो इसको द्वित्व करेंगे तो दो फा, परंतु ये दूसरा व्यंजन है तो अपने से पूर्व वाले के साथ संयुक्त बनाएंगे, यानी पुष्प। पुष्प की प्राकृत पुष्प। बा, इसका अपन संयुक्त कल देख चुके हैं अब्बा, यानी बा का द्वित्व किया है संयुक्त में। अब कहीं पर बा आया तो उसके स्थान पे वा भी हो जाता है, क्योंकि दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं। उच्चारण यदि स्पष्ट ना हो तो वा और बा दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, इसलिए प्राकृत में बा के स्थान पे वा भी हो सकता है और नहीं भी हो, वो बाकी बा ही बना रहे, दोनों चलेंगे। तो इस तरह से इसका प्रयोग होगा। भा के स्थान पर
हा हो जाता है, और संयोग में हो तो बा और भा। तो हा तो अपन ने ऋषभ शब्द में देखा था, ऋषभ में भा का हा हुआ था। अब यदि ये संयुक्त में देखें, जैसे ये विभ्रम शब्द कल भी समझा था अपन इसको, विभ्रम में ये जो भ्रा शब्द है ये संयुक्त है, तो इस संयुक्त में से रेप का लोप किया तो बचा विभम, और जो शेष बचता है उसको द्वित्व करते हैं, तो इसको 2 बार लिखा। क्योंकि ये चतुर्थ वर्ण है तो संयुक्त अपने से पूर्वाणी के साथ बनाएगा, यानी तीसरे के साथ बनाएगा, तो विभ्रम। विभ्रम की प्राकृत बनी विभ्रम। अब संयुक्त देखें इसका माँ का। मान लीजिए कोई शब्द लिखा हुआ धर्म, धर्म में रेप का लोप किया तो क्या बचेगा धम। फिर माँ का द्वित्व तो धम, तो ये तो संयुक्त रूप में आ गया। और यदि इसमें ये लगा हुआ धर्मम, इसका मतलब ये विभक्ति कहलाती है, तो ये माँ लगा हुआ है मतलब विभक्ति लगी हुई है, विभक्ति का प्रत्यय लगा हुआ, तो धर्मम शब्द है तो हमें मालूम है अंत वाला माँ प्राकृत में हलंत वाला नहीं होता, उसके स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा अनुस्वार, तो ये रूप बनेगा धम्मम। धर्मम की प्राकृत बनेगी धम्मम। अब इसके बाद व्यंजन आता है या, अंतस्थ वर्ण। या का हमेशा जा होता है। अभी अपन उदाहरण चल रहा था यति का, बस तो या का जा होता है ना, लेकिन उसके लिए नियम है आदि में या होना चाहिए। अभी तक जितने व्यंजन थे उन सबके लिए नियम था आदि नहीं होना चाहिए, या के लिए ये नियम है कि आदि में ही होना चाहिए। इसीलिए वो यति का अपन ने क्या किया, यदि का क्या किया था जदि, या यति का भी जति बनता है, यानी आदि में या का जा, बीच में होगा तो यानी जा नहीं होगा तब लोप होगा। जो कागा चादा चाजा तादा पायावाम प्राय लोग, उसमें या व्यंजन आया उस सूत्र से या का लोप हो जाएगा, लेकिन आदि में तो जा हो जाएगा, यानी जा भी होगा और लोप भी होगा। उसके बाद रा, रा का हमेशा लोप होता है, अभी बताएं तो लोप, यानी इस सूत्र सर्वत्र राम मंदिर से रा का हमेशा लोप होता है। ला, इसी सूत्र से ला का भी लोप होता है क्योंकि उसमें ला व्यंजन भी है। और या रा ला वा के स्थान बा का भी लोप होता है, और यदि संयुक्त में आता है तो 2 बार। उसी तरह से ये संयुक्त में आता है तो 2 ला, इन दोनों का संयुक्त नहीं होता। इसका जो जा आदेश हुआ तो जा का संयुक्त तो हो जाएगा, लेकिन या का संयुक्त नहीं होता। इस तरह से यारा लावा हो गए, और उसके बाद में बचता है अपना सिर्फ शा। ये वाला शा नहीं होता, ये वाला शा नहीं होता, ये वाला सा के स्थान पर सा ही है, और इसके स्थान पर क्या हो जाएंगे, ये दोनों दंती सा ही होंगे, या तो लोप होगा या फिर दंत सा होगा। और उसके पश्चात हा, हा का हा ही रहता है। तो 3 व्यंजन जो संयुक्त में थे उनका और परिवर्तन देखें। छा का छा भी होता है और खा भी होता है। त्रा का ता 2 ता, त्रा का ये 2 आदेश। ज्ञा का अभी बताया था णा आदेश होता है। बस इस तरह से सारे व्यंजनों के प्राकृत में क्या क्या आदेश होते हैं ये वर्णमाला से पूर्ण।